त्रिशंकु कहानी भाग 2। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था, और वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठी। खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार और मुझे देखते तो मुस्कान में पलटकर एक हाय उछाल देते। फफ्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे में और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि हमारी बातचीत का सारा मोहल्ला सुन सकता था। काफ़ी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में 4-6 सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम प्रसंग ना हो ऐसी बात तो थी नहीं। बाकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी, पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था, और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नज़रों से ऐसे किसी रहस्य को जान लेते थे तो बड़ा संतोष उन्हें होता था। पुरुष मूंछों पर ताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ से वहाँ तक प्रचार करती, कुछ इस भाव से कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई नहीं धूल झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। पर बात को बढ़ाना और बात बढ़ी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज़ ही कभी 2 तो कभी 3 या 4 लड़के आकर जम जाते और दुनिया भर के हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई बैठा ही होता था। शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा था तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एकाध मित्र ने दबी जुबान में कहा, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच घिरी रही, और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी और न अपने ही द्वार पर बड़े जोर में शुरू किए इस सिलसिले को नकार पा रही थी। आखिर दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तनु बेटे, ये लोग रोज़ रोज़ यहाँ आकर जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हुई जा रही है। इस तरह तो यह सब चलेगा नहीं। रात को पढ़ती तो ना मम्मी, लापरवाही से मैंने कहा। खाक पड़ती है, रात को समय ही कितना मिलता है, और फिर यह रोज़ रोज़ की धमा चौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं आती। ठीक है, 4-6 दिन में कभी आ जाया करें, गपशप कर लो, पर यहाँ तो एक ना एक रोज़ ही डटा रहता है। मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है, कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दें, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई के डर से, कुछ दिल्ली के आकर्षण से खिंचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर हो गई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था, और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रति उत्तर भी देने लगी थी। जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कुछ चीज़ पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्में देखने के बाद
इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ तो उसे औरों की नज़रों से बचाने की इच्छा भी साथ आ गई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते, ज़ोर ज़ोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसी बातें बहुत ही साधारण होती थीं, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसाकर करने में भी कुछ विशेष लगती थी। प्रेम को कुछ रहस्यमय, कुछ गुपचुप बना देना तो बड़ा ही थ्रिलिंग हो जाता है, पर वरना तो एकदम सीधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घरवालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रियां, और जिससे पापा भी काफ़ी त्रस्त हो जाते, उससे उन्हें यह सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना भी दब छिपाकर आता और मम्मी के किसी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती या फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी। पर मम्मी इस बात को लेकर यूँ परेशान हो उठी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही पीसे जाते रहे हों, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, घर में रात दिन विवाहितों के प्रेम प्रसंग, 2-3 प्रेमियों से एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एकांत से प्रेम भी हो सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेंगी, जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक थीं, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित कर दिया था। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथी भी थी। 2 घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दोनों दुनिया जहान की बातें करते थे, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सहज भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार, कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बातें के असली मुद्दे पर आईं। ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर में बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके ज़रूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त हैं। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीरे निशाने पर न लगने का गम लिए ही लौट गई। वे तो लौट गई, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब जरूर मेरी थोड़ी धुलाई कर देंगी। कहने वाली का तो कुछ नहीं था, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया था। बहुत दिनों से उनके अपने मन में भी कुछ उमड़ घुमड़ तो रहा ही था, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है इनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरों के घर में चोंच गड़ाए रहती हैं। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच बीच में वह कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग रग में सनसनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती चली जा रही थी, बड़ी भरी पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लगता है जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही थी, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। रोज़मर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, उसके परे कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी, अपनी दुनिया में और गहरे धंसती जा रही थी, बाहर की दुनिया की तरफ से बेखबर सी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले,
शोर शराबे के साथ खाना मंगा, मीन मेघ के साथ खाया और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज़ की 5-6 पर्चे निकालकर सामने कर दी। तौबा, मम्मी से कुछ पढ़ना था तो जाते समय उन्हें अपनी किताबें दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ भी उसी में रह गई। तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती? यही पढ़ाई होती है? यहाँ बैठकर यही सब करने के लिए आता है वो? मैं चुप। जानती हूँ गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं होगी। तुमको छूट दी, आज़ादी दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर चुप। बीते भर की लड़की और करतब देखो इनकी। जितनी छूट दो उतनी ही पैर पसरते जा रहे हैं इनके। एक झापड़ दूंगी तो सारा रोमांस छड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, तमक कर नज़र उठाई और मम्मी की तरफ देखा। पर यह क्या? यह तो मेरी मम्मी नहीं है। ना यह तेवर मम्मी का है, ना यह भाषा। फिर भी ये सारे वाक्य बहुत परिचित से लगा यह सब मैंने कहीं सुना है। और खटाक से मेरे मन में कौन था? नाना। पर नाना को तो मरे कितने साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रहीं, उनकी हर बात का विरोध ही करती रहीं। मम्मी का नानई लहजे वाला भाषण काफ़ी देर तक चला, पर वह सब मुझसे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी, तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ गए। और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी। बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता? पापा ज़रूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना, जो फरमाइश मम्मी पूरी न करें उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लद कर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माय डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ। और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटखनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो थे। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, तो वह नहीं आ रहा और शाम का समय की मुझसे काटे नहीं करता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं और साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरे और शेखर की दोस्ती के बारे में जानती हो, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं, और दोस्ती है तो ये सब तो होगा ही ना। तुम समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह, पर तभी ख्याल आता कि मम्मी हैं जिनसे जाकर यह सब कहूँ। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या छत पर आना भी छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर ना दिखाई दिए, ना घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है। उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हंसते पस्त हो गई। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला ज़रूर हुआ। 3 दिन से जमी हुई सख्ती जैसे पिघल गई हो। पर मैंने तय कर लिया कि बात अब मम्मी ही करेंगी। सवेरे नहा धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थी और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकल आई। वे पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ? पता नहीं, तब से मन बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद में मैं तो सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी और गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई।
शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा वह उसी तरह छत पर टहल रहा है। बेचारा, मेरा मन जाने कैसा हो आया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती सी बोली, पहले तू छूट दो और फिर जब आगे बढ़े तो खींचकर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला? राहत की एक गहरी निश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौट आई हूँ। पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस अब खुलकर बात करूँगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मेरे मन में घुमड़ रहे थे। अब क्या? अब तो मम्मी है और उनसे तो कम से कम सब कहाँ पूछ जा सकता है। पर घर पहुंचकर जो देखा तो अवाक। शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही हैं। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखा इस पगले को? 4 दिन से यह साहब कॉलेज नहीं गए, ना ही कुछ खाया पिया। अपने साथ इसका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शेखर ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ आया कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को समय पर आने में समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की ही बातें करते। अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, मैं 2-3 दिन बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यूँ सरेआम चलने वाला इस प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया था। उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम 2-4 लानतें भेजकर किसी गुल खिसने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज़्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में भी आ जाता तो मम्मी के भीतर नाना फुंसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरस कर कोशिश करने नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देने भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं थी। हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोज़मर्रा की बातचीत का विषय ज़रूर बन गया कि कभी वे मजाक में कहती, यह जो तेरा शेखर है ना, बड़ा लिलजिला सा लड़का है। अरे इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमे फिरे, मस्ती मारे। क्या मुरहमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझाती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने सजे रहे हैं मेरे मन में। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो। अपनी ज़िंदगी को लेकर भी तुम अपने देखो और मेरी ज़िंदगी के अब सपने भी तुम ही देख डालो। कुछ सपने मेरे लिए भी तो छोड़ दो। कभी वे समझाने के लिए लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। पर इतनी अक्ल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो नाना को वह पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच समझकर और अक्ल के साथ, समझी? मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छुपाकर कहती, उम्र और